कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए अद्विका बाहर नहीं आई तब रुद्रांश को कुछ शक हुआ। वो सावित्री जी के साथ कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ये देख उसका माथा ठनका। वो गुस्से से सभी गार्ड को बुलाकर अच्छे से डांट लगाई। सावित्री जी उसे शांत करते हुए, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, तू जबरदस्ती कब तक उसे रोक सकता है। रुद्रांश बोला, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई होंगी। सावित्री जी बोली, अपने घर गई होगी, नहीं तो मथुरा गई होगी, अभी उसके बाबा से बात करती हूँ। रुद्रांश बोला, आप बात करके बताइए, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। सावित्री जी बोली, उसके घर जाकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। रुद्रांश बोला, ओके, देखता हूँ। सावित्री जी जगदीश जी को कॉल लगाती हैं। उनसे बात करने के दौरान पता चलता है कि अद्विका वहाँ नहीं है। ये सुनते ही रुद्रांश अपनी गाड़ी ले अद्विका के घर निकल जाता है। वो कैलाश शेखावत को फ़ोन कर अद्विका के घर का एड्रेस लेता है। अद्विका नर्स को बुलाकर ड्रेसिंग करवा रही थी। रुद्रांश दरवाजे पर नॉक करता है। अद्विका अपने कपड़े ठीक करते हुए नर्स को दरवाज़ा खोलने को कहती है। नर्स के दरवाज़ा खोलने पर रुद्रांश अंदर आते हुए, अद्विका कहाँ है? रुद्रांश को देखकर नर्स हक्की बक्की रह जाती है। वो हाथ से इशारा करते हुए अद्विका का कमरा बता देती है। 2 कमरे का फ्लैट देखने में अच्छा लग रहा था। हर एक सामान अपने जगह पर रखा हुआ था। रुद्रांश अद्विका के कमरे में आते हुए, कैसा लग रहा है अपने घर आकर? अद्विका रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है, लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो इस घुटन भरे माहौल में आ गए। वो क्या है ना, मेरा कमरा मेरा घर, आपके घर जितना बड़ा नहीं है, आपको दिक्कत हो रही होगी। रुद्रांश उसका ताना समझ रहा था। वो उसके पास बढ़ते हुए, कभी कभी इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है जिसका हकीकत में उसका कोई मतलब ही नहीं होता। हमें ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अद्विका उठकर खड़े होते हुए, आप यहाँ क्यों आए हैं? रुद्रांश बोला, आपको लेने। अद्विका बोली, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं तूफान हूँ जिसे बांधा नहीं जाता, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। सबके लिए यही अच्छा होगा, मैं बेवजह कोई हंगामा नहीं चाहती। रुद्रांश बोला, यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं माँ को लेकर यहीं आ जाऊँगा। देखिए, आप मुझसे गुस्सा हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले कैसे कर सकती हैं? इसलिए मैं और माँ आपके साथ ही रहेंगे। अब आपकी मर्जी, आप हमारे यहाँ चल कर रहें। अब आपकी मर्जी, आप हमारे यहाँ चल कर रहें या हम यहाँ आकर रहें। अद्विका बोली, मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ों का शौक़ नहीं और मेरी वजह से कोई अपनी लाइफ स्टाइल बदले ये भी मुझे मंजूर नहीं। दोनों ही बातों में से मैं कोई बात नहीं मानने वाली, और रही बात मेरी तबीयत की, वो मैं देख लूँगी। रुद्रांश बोला, ठीक है, मैं माँ को बुला लेता हूँ। अद्विका बोली, आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं बहुत पहले, और मैं इन रास्तों को मिलाना नहीं चाहती। अब हम दोनों की मंजिल अलग अलग है, इस बात को समझो और अपने घर लौट जाओ। रुद्रांश बोला, हमारी मंजिल हमेशा से एक थी, हमारे रास्ते भी एक थे। नादानियों में मैंने गलतियाँ की, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप एक बार मेरी नज़र से भी सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इस तरह बेरुखी दिखाती हैं। कहते हैं, इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो और उसका पछतावा हो तो उसे हमें एक मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? अद्विका गुस्से से गरजते हुए, ये मोहब्बत जैसे लफ्ज़ आपके मुँह से शोभा नहीं देते। मैं अपना आपा खो दूँ उससे पहले आप यहाँ से चले जाओ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो अपना आत्मसम्मान छोड़कर मोहब्बत को सर्वोपरि रखती हैं। मैं अद्विका राठौर हूँ जो सबसे ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखती है, क्योंकि उसके बिना मेरा खुद का वजूद ही मिट जाएगा, और जब खुद का वजूद ही नहीं रहेगा तो ये मोहब्बत क्या खाक करूँगी। आई से गो प्लीज़। रुद्रांश अद्विका को इतने गुस्से में देखकर उसके कमरे से बाहर आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बाहर निकलकर अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताता है और उन्हें यहाँ आने को कहता है।
सावित्री जी ड्राइवर के साथ अद्विका के घर के लिए निकल जाती हैं। सावित्री जी जगदीश शास्त्री को कॉल करके उन्हें दिल्ली आने को कहती हैं। जगदीश शास्त्री के पूछने पर वो बताती हैं कि कुछ अर्जेंट बात है जो वो यहाँ पहुँचने पर ही बताएंगे। जगदीश जी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अद्विका बेड पर लेटे हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में आज से 4 साल पहले की घटना ताज़ा हो गई थी, जब रुद्रांश ने उसे धोखा दिया था, जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। वो खुद से ही, मैं इतनी कमज़ोर नहीं। अभी वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी सावित्री जी वहाँ आती हैं। अद्विका उन्हें देखकर हैरान होते हुए, आप यहाँ? सावित्री जी बोली, बेटा मुझसे कुछ गलती हो गई जो आप चुपचाप यहाँ आ गई। अद्विका बोली, नहीं काकी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे बाबा के पास भी जाना था, बस कुछ देर में निकलने वाली थी। सावित्री जी बोली, मैंने आपके बाबा को यहीं बुला लिया है, मुझे उनसे कुछ बातें करनी थी। अद्विका अपने मन में, अब इन्हें क्या बात करनी है? सावित्री जी अद्विका को सोचते देख, अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अब आप मेरे घर तो रहेंगी नहीं, तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। अद्विका कुछ नहीं कह पाती है। सावित्री जी बाहर आते हुए रुद्रांश को किचन का कुछ ज़रूरी सामान, सब्जी और फल लाने को कहती हैं। रुद्रांश मार्केट के लिए निकल जाता है। अद्विका बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में 100 तरह के ख्याल चल रहे थे। सावित्री जी का जगदीश शास्त्री को बुलाना उसे कुछ अलग ही एहसास करा रहे थे। कुछ देर बाद इन सारी बातों को झटकते हुए नींद की आगोश में चली जाती है। नर्स तो पहले ही चली गई थी। सावित्री जी हाल में बैठी रुद्रांश का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में रुद्रांश सारी चीज़ें लेकर घर आता है। सावित्री जी अद्विका के लिए खिचड़ी बनाती हैं, इधर के लिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना लेती हैं। रुद्रांश हाल में ही बैठा अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। सावित्री जी दोनों का खाना लेकर हॉल में आती हैं। रुद्रांश, अद्विका ने कुछ खाया? सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, वो सो गई है, थोड़ी देर सोने देते हैं, उसके भी दिमाग में बहुत सारी बातें परेशान कर रही होंगी। रुद्रांश हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी माँ के साथ खाना खाने लगता है। दोपहर को अद्विका की नींद खुलती है। सावित्री जी खिचड़ी गर्म करके लाते हुए, बेटा फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। अद्विका बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर खिचड़ी खाने के बाद दवा लेकर बाहर हाल में आती है। रुद्रांश हाल में ही लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क देख रहा था। सावित्री जी उसके पास आकर बैठती हैं। अद्विका बोली, काकी सुबह से थक गई होंगी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। सावित्री जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सुबह से आराम ही कर रही हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अद्विका बोली, पहले से ठीक है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सावित्री जी जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। सामने जगदीश शास्त्री होते हैं। उनके घर के अंदर आते ही अद्विका उठकर अपने बाबा के गले लग जाती है। जगदीश जी बोले, कितने दिन बाद देख रहा हूँ आपको, कभी अपने बाबा की याद भी नहीं आती? अद्विका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, आइए बैठिए। सभी लोग हाल में बैठते हैं। जगदीश शास्त्री रुद्रांश की तरफ देखते हुए, ये कौन है? सावित्री जी बोली, यही मेरा बेटा रुद्रांश है। जगदीश जी मुस्कुराते हुए, अच्छा। रुद्रांश भी उठकर उनके पैर छूता है। जगदीश शास्त्री बोले, खुश रहिए। अद्विका बोली, बाबा आप चाय पियेंगे? जगदीश शास्त्री बोले, क्यों नहीं, अगर हमारी बिटिया बनाएगी तो ज़रूर पियेंगे। अद्विका मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। रुद्रांश उसे रोकते हुए, आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। सावित्री जी अद्विका को बैठाते हुए, हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी चाय बनाता है। अद्विका मन मार कर बैठ जाती है। रुद्रांश किचन में चाय बनाने चला जाता है। जगदीश जी बोले, भाभी जी आपने बताया नहीं कि मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सावित्री जी मुस्कुराते हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। जगदीश जी बोले, हाँ बताइए ना। सावित्री जी बोली, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। जगदीश शास्त्री बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये सुनते ही अद्विका एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। उसके चेहरे पर जैसे कुछ झलक ही ना रहा हो। सावित्री जी बोली, मैंने एक लड़की पसंद की है, लेकिन उसके लिए उसके पेरेंट्स की मंजूरी भी ज़रूरी है और लड़की की हाँ भी। जगदीश जी बोले, तो आपको उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। रुद्रांश अच्छा लड़का है, कोई भी पेरेंट्स आपको ना नहीं कहेगा। सावित्री जी बोली,
तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ समझूं? जगदीश जी कंफ्यूज होते हुए, आप क्या बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपने बेटे के लिए आपकी बेटी अद्विका का हाथ मांगना चाहती हूँ। ये सुनते ही जगदीश जी और अद्विका दोनों हैरान हो जाते हैं। सावित्री जी बोली, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जब से मैंने अद्विका को देखा है तब से मैं अपने बेटे के लिए उसे आपसे मांगना चाह रही थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तभी रुद्रांश भी चाय लेकर आ जाता है। उसके भी कानों में अपने रिश्ते की बात पड़ गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए, आई लव यू माँ, आपने तो मेरा रास्ता ही आसान कर दिया। जगदीश जी अद्विका की तरफ देखते हुए, भाभी जी आपने अद्विका को पसंद किया, ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अद्विका की भी मर्जी होनी चाहिए। सावित्री जी बोली, बिल्कुल, बताइए बेटा आप क्या चाहती हैं। अद्विका ये सुन हड़बड़ा जाती है। वो खड़े होते हुए, बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जगदीश जी बोले, लेकिन बेटा आप अब 25 की होने वाली हैं, आप अभी शादी नहीं करेंगी तो कब करेंगी। अद्विका बोली, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जगदीश जी सावित्री जी की तरफ देखते हैं। रुद्रांश मायूस होकर अद्विका को जाते हुए देख रहा था। सावित्री जी बोली, भाई साहब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जगदीश जी बोले, भाभी जी मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, मेरी और उससे कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जब तक अद्विका की मर्जी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। सावित्री जी बोली, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। अद्विका और रुद्रांश कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे बेटे की कुछ नासमझियों की वजह से इनके रिश्ते के बीच दीवार खड़ी हो गई। जगदीश जी बोली, ये आप क्या कह रही हैं। सावित्री जी बोली, अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार अद्विका से बात करके देखिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें। जगदीश जी बोले, अद्विका ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी का दिल दुखे, और यदि वो नाराज़ है तो ज़रूर उसके दिल को ठेस लगी होगी। रुद्रांश बोला, आप ठीक कह रहे हैं अंकल, गलती मेरी थी, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अद्विका का मेरे पास होना ज़रूरी है, नहीं तो ये दूरी हमारे बीच खाई बन जाएगी, और मैं वैसी खाई कभी बनने नहीं देना चाहता जिसे कभी मैं पाट ना सकूं। जगदीश जी बोले, एक बार मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ, फिर मैं आगे कुछ सुनूंगा। रुद्रांश डरते डरते सारी बात जगदीश जी को बता देता है। जगदीश जी गुस्से से खड़े होते हुए, मतलब उस दिन मेरी बच्ची आपकी वजह से बेहोश हुई थी और अब आप चाहते हैं कि मैं उसका हाथ आपके हाथ में दे दूं। भाभी जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मैं खुद ये रिश्ता नहीं चाहता। सावित्री जी बोली, भाई साहब आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि क्या अद्विका रुद्रांश को भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ पाएगी। यदि ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे भी अद्विका की खुशी ही चाहिए। जगदीश शास्त्री सोच में पड़ जाते हैं। सारी बातें अद्विका के कानों में भी पड़ रही थी, लेकिन वो चुपचाप बेड पर लेटी आंखों में बंद किए हुए थी। जगदीश जी बोले, मुझे कुछ वक्त चाहिए। सावित्री जी बोली, बिल्कुल भाई साहब, आपकी बेटी का पूरी ज़िंदगी का फैसला है, आप जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। जगदीश जी हाँ में सिर हिला देते हैं। सावित्री जी रुद्रांश को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में सावित्री जी बोली, रुद्रांश, अद्विका और शास्त्री जी का जो भी फैसला होगा उसे तुम्हें मंजूर करना होगा। रुद्रांश केवल हाँ में सिर हिला देता है। उसका मन रोने का कर रहा था, लेकिन वो इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि अपने प्यार के लिए हर इम्तिहान को पास करना ही था। उसके जाने के बाद शास्त्री जी अद्विका को कमरे में आते हैं। अद्विका के पास बैठते हुए उसके सर पर हाथ रखकर, बेटा आप इतनी तकलीफ़ में थीं और कभी अपने बाबा को पता भी नहीं चलने दिया। अद्विका अपनी आंखें खोलते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेकर, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, वो और लोग होते होंगे जो थोड़े से चोट से बिखर जाते हैं। मैं अद्विका हूँ, मुझे बिखरना किसी के बस की बात नहीं है। मैं खुश हूँ और ठीक भी हूँ, आप परेशान मत होइए। जगदीश जी बोले, आपकी यही बातें मुझे प्राउड फील कराती हैं। जहाँ पर लोग जरा सा रिश्ते में खटास आने पर खुद की ज़िंदगी बर्बाद करने लगते हैं, वहाँ पर आपने इतने बड़े धोखे को एक्सेप्ट करते हुए खुद को मजबूती से खड़ा रखा। लेकिन बेटा मुझे एक बात जाननी है, क्या आप अभी भी रुद्रांश से प्यार करती हैं।
अद्विका बोली, बाबा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं हमेशा से उसे ही प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मेरे प्यार में कोई शर्त नहीं थी कि सामने वाला आपके बदले प्यार ही दे। लेकिन मैं दोबारा उसे अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहती। आप मेरी ड्यूटी जानते हैं, अब मैं अपना सारा वक्त अपने देश को देना चाहती हूँ। जगदीश जी बोले, बेटा मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरी भी उम्र हो चली है, मैं कब तक आपके साथ रहूँगा। अद्विका बोली, प्लीज़ बाबा ऐसी बातें क्यों करते हैं। जगदीश जी बोले, अपने बाबा की बात मान लो बेटा, रुद्रांश को अपनी गलती का पछतावा है। वो भी तुमसे बेहद प्यार करता है, वो भी तो तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा है। अद्विका बोली, इंसान कभी किसी के लिए नहीं मरता बाबा, ये कुछ दिनों का जुनून है जो एक दिन उतर जाएगा। जो इंसान खुद को कामयाब करने के लिए अपने रिश्तों की सीढ़ी बनाता है वो कामयाबी पर तो पहुंच जाता है, लेकिन रिश्ते पीछे छोड़ जाता है, और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। जगदीश जी बोले, नहीं बेटा, यहाँ पर आप गलत हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों कपल हैं, लेकिन सबके बीच प्यार नहीं है। एक ज़रूरत है जिससे बंधे हैं, वो अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। लेकिन रुद्रांश की आंखों में मैंने देखा है, वो आपसे मोहब्बत भी करता है और आपके लिए रिस्पेक्ट भी। बेटा, उम्र के कुछ दौर ऐसे आते हैं जब इंसान सही गलत का फ़र्क नहीं कर पाता और गलतियाँ कर बैठता है। वही गलती रुद्रांश ने किया, लेकिन वो बहुत जल्दी अपनी गलती को समझ भी गया। अगर इंसान एक बार सुधरने का मौका मांगे, ये तो उसे मिलना ही चाहिए ना। अद्विका बोली, बाबा मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। बीते 2 हफ्तों से मेरा दिल और दिमाग दोनों परेशान हो चुका है, इसलिए कुछ वक्त दीजिए, मैं जल्दी अपना फैसला आपको बता दूँगी। जगदीश जी बोले, चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में आराम कर लेता हूँ। अद्विका बोली, जी बाबा। जगदीश जी बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। अद्विका अपने मन में, कुछ दिन तक तो बाबा को टाल दिया, लेकिन आगे क्या करना है कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सच में रुद्रांश को दूसरा मौका देना चाहिए? लेकिन यदि अब की बार भी उसने कोई धोखा किया तो? अद्विका, तू बुरी तरह बिखर जाएगी। एक बार दिल पर चोट खाकर तू इतनी संभली हुई है, लेकिन क्या तुझे फिर इतनी ताकत है कि तू संभाल सके खुद को? लेकिन रुद्रांश सच कह रहा हो तो आखिर गलती सबसे होती है। ऐसे ही बातें सोचते हुए वो नींद में चली जाती है। रुद्रांश सूरज और शिवम को लेकर अपने ऑफिस के लिए एक जगह देखने गया था। उधर से लौटते हुए रात हो जाती है। रात को जगदीश जी अद्विका के कान के नीचे लगे पट्टी को देखकर उसकी वजह पूछते हैं। अद्विका सारी बातें बताती है। जगदीश जी कुछ देर गुस्सा होते हैं, लेकिन अद्विका उन्हें मना लेती है। रात का खाना जगदीश जी खुद बनाते हैं और दोनों बाप बेटी खाकर सोने चले जाते हैं। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। जगदीश जी अद्विका को लेकर मथुरा आ जाते हैं। इसकी खबर रुद्रांश को नहीं थी, लेकिन जब सावित्री जी फ़ोन करती हैं तो जगदीश जी उन्हें बता देते हैं कि वो मथुरा आ गए हैं और अद्विका ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। रुद्रांश खुद को संभाले अपना नया ऑफिस खड़ा करने में जुट जाता है। अगले हफ्ते से शिवम और शीतल की शादी की रस्में होने वाली थी। अद्विका अब बहुत हद तक ठीक हो गई थी। उसने मन ही मन रुद्रांश को एक मौका देने का सोच लिया था। रात में अपने बाबा के साथ जब वो खाना खाने बैठी तो उसने ये बात अपने बाबा को बताई। जगदीश जी खुश होते हुए, ठीक है बेटा, मैं सावित्री भाभी को फ़ोन करके बता देता हूँ। अद्विका बोली, अभी नहीं बाबा, कुछ दिन रुक जाइए। जगदीश जी बोले, लेकिन क्यों बेटा? अद्विका बोली, क्योंकि अब की बार मैं अंधा भरोसा नहीं करना चाहती। मैं ये देखना चाहती हूँ कि रुद्रांश सच में बदल गया है या अब की बार भी उसके मन में कोई छल है। जगदीश जी बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी गलत हाथों में जाए, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप हर हालत से लड़ सकती हो। अद्विका मुस्कुरा देती है। दिल्ली में अपने कमरे में लेटा रुद्रांश मोबाइल में अद्विका की पिक्चर देख रहा था। ये उनके कॉलेज टाइम की ही पिक्चर थी, जिसमें दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रुद्रांश बोला, आपको देखे हुए अब तो 1 हफ्ते गुजर गए, क्या आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? काश उस दिन आपसे झूठ ना बोला होता, आपको धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। आप हमारे पास होती और जो 4 साल इतनी तकलीफ़ और तन्हाइयों में गुजरी है, वो लम्हा हमारे खूबसूरत साथ से सजा होता। खैर, जो हुआ उसे अब मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल को आपके साथ बेहतर ज़रूर बना सकता हूँ।
रुद्रांश और अद्विका एक दूसरे के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चले जाते हैं। रुद्रांश ने दिल्ली के ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने ऑफिस का बिल्डिंग तैयार करने को दिया था, जिसकी सारी डिज़ाइन टेक्निकल्स रुद्रांश ने खुद तैयार किया था। लंदन का काम अभी यहीं से देख रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। आज दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे, शीतल और शिवम की शादी में। अद्विका को अब भी नहीं पता था कि शीतल की शादी किससे हो रही है। पहले तो वो शादी के दिन ही जाने को सोची थी, लेकिन शीतल ने फ़ोन करके उसे हल्दी के दिन ही आने को कहा। अद्विका दिल्ली पहुंचकर अपने घर गई और फिर वहीं से तैयार होकर वो हल्दी में जाने वाली थी। हल्दी शाम को 3 बजे थी। दूल्हा दुल्हन एक ही होटल में ठहरे हुए थे, जिसमें दोनों की हल्दी एक साथ होने वाली थी। रुद्रांश भी शिवम की तरफ से पहुंच चुका था। वो भी बेसब्री से अद्विका का इंतजार कर रहा था। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी, लेकिन अद्विका अभी तक नहीं आई थी। रुद्रांश का दिल डूब रहा था। शीतल और शिवम के कजिन एक दूसरे को हल्दी पोत रहे थे। कुछ बड़े भी उनमें शामिल हो गए थे। सूरज शिवम की बहन से प्यार कर बैठा था। उनकी भी एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन शादी शिवम की शादी के बाद तय हुआ था। रुद्रांश शिवम को हल्दी लगाकर एक तरफ खड़ा इंटर गेट की तरफ देख रहा था। तभी सूरज ने अपने हाथ में हल्दी लेकर रुद्रांश के गालों पर लगा दिया। ये देख रुद्रांश भी हल्दी उठाकर सूरज की तरफ दौड़ा। तभी वो किसी से टकरा गया और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसके नीचे अद्विका थी। जीन्स टी शर्ट और उस पर वाइट जैकेट और चश्मा लगाए अद्विका खूबसूरत लग रही थी। अद्विका टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन उसके ऊपर रुद्रांश के गिरते ही जख्मों पर दबाव बढ़ जाता है। उसने अपने दर्द को रोकने के लिए होठों को दांतों से दबाते हुए आंखें जोर से भींच लिया। रुद्रांश ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अद्विका को जख्म पर चोट आई है। वो जल्दी से हटते हुए अद्विका को उठाने के लिए झुकता है। तभी अद्विका खुद से उठकर बैठ जाती है। शीतल भी उठकर आती है। शीतल बोली, अद्विका तू ठीक तो है ना? अद्विका मुस्कुराते हुए, हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू हल्दी पर से क्यों उठ गई? चलो मैं भी लगा दूँ। शीतल हंसते हुए, मेरे साथ साथ तो आज तेरी भी हल्दी हो गई। अद्विका खुद को देखती है, जहाँ उसके वाइट जैकेट पर रुद्रांश के हाथ की हल्दी छप गई थी और एक गालों पर रुद्रांश के गालों की हल्दी लग गई थी। अद्विका अपने हाथों से साफ करते हुए, चल कोई बात नहीं, हल्दी लगाने के बाद फ्रेश होने जा रही हूँ। रुद्रांश अपनी मुठ्ठियाँ भींचे अद्विका को देख रहा था, जिसके चेहरे पर दर्द की एक सिकन नहीं था, ना ही उसके चलने में कोई एटीट्यूड की कमी। इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वालों को पता ही ना चले कि उसे चोट लगी है और दर्द भी हो रहा है। अद्विका शीतल को हल्दी लगाने के बाद जैसे ही घूमती है, सामने एक लड़की कमर पर हाथ रखे खड़ी उसे घूर रही थी। अद्विका उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो लड़की मुंह फुलाते हुए, तू कितनी बदल गई है, तू हम सबको भूल गई। अद्विका उसकी तरफ बढ़ते हुए, शिवानी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, इसलिए कभी मिलने का वक्त नहीं मिला। शिवानी शिवम की बहन और सूरज की मंगेतर, अद्विका की दोस्त थी। एक बार शिवानी अपने मम्मी पापा के साथ मथुरा गई थी घूमने। उसी वक्त कृष्ण मंदिर में अद्विका से उसकी मुलाकात हुई थी और दोनों दोस्त बन गई थी। अद्विका को ये मालूम नहीं था कि ये शिवम की बहन है। सूरज वहाँ आते हुए, शिवानी तुम इन्हें कैसे जानती हो? अद्विका वहाँ सूरज को देख थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रुद्रांश भी यहीं है। शिवानी मुस्कुराते हुए, सूरज ये मेरी दोस्त अद्विका है। अद्विका बोली, शिवानी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो लो। शिवानी हाँ में सिर हिला देती है। शीतल की भी हल्दी हो गई थी, इसलिए उसकी मम्मी दादी शीतल को अद्विका के साथ अंदर जाने को कहती हैं। शीतल अद्विका को लेकर होटल में आती है, क्योंकि हल्दी बाहर गार्डन एरिया में हो रही थी। अद्विका बोली, मेरा कमरा कौन सा है? शीतल बोली, मुझे पता था कि तुझे अलग रूम में रहने की आदत है, इसलिए रूम नंबर 201 मैंने तेरे लिए रखा है। अद्विका थैंक यू कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रूम में आकर अपना जैकेट निकालते हुए टी शर्ट हटाकर देखती है, उसके जख्मों में हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अभी तक पूरी तरह से घाव सूखा नहीं था। हाथ पर जोर पड़ने की वजह से उसमें भी दर्द हो रहा था। वो किसी तरह जैकेट और टी शर्ट निकालती है। अपने एक हाथ से बैग खोलते हुए उसमें ड्रेसिंग का सामान निकालती है, लेकिन एक हाथ से पट्टी नहीं बंध रहा था।
तभी उस पट्टी को एक हाथ थाम लेता है। अद्विका जब नज़र उठाकर देखती है, सामने रुद्रांश था जो अपनी नज़रें झुकाए उसे पट्टी बांध रहा था। अद्विका हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। रुद्रांश पेट पर पट्टी बांधकर वहीं पड़ा जैकेट उसके कंधे पर रख देता है और दूसरे कंधे और हाथ पर भी ड्रेसिंग कर पट्टी करता है। अद्विका चुपचाप बिना रिएक्ट किए उसे देख रही थी। रुद्रांश बैग से टी शर्ट निकालते हुए उसे पहना देता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। अद्विका अभी खामोशी से खड़ी थी। रुद्रांश दरवाजे तक पहुंचते हुए पलटकर, जब कमरे में रहिए तो दरवाज़ा लॉक किया कीजिए। रुद्रांश दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। तब अद्विका अपने होश में आती है। वो अपने हाथों से आंखों को मलते हुए, मैं कोई सपना देख रही थी क्या? फिर वो अपने पति को देखती है। नहीं, ये सपना नहीं था, मतलब हकीकत में वो था। और ये समझते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो नीचे जीन्स और ऊपर स्पोर्ट ब्रा पहने हुई थी जब रुद्रांश आया था। ये सोचकर ही वो शर्म से भर उठती है। कुछ देर में खुद को रिलैक्स करते हुए बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोती है और बेड पर लेट जाती है। रुद्रांश बाहर आते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो सूरज और शिवम के साथ एक कमरे में ठहरा हुआ था। कमरे में आते ही सूरज बोला, क्या हुआ, तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? अब तो भाभी भी आ गई। रुद्रांश खिड़की पर खड़ा होते हुए, उसके जख्म अभी सूखे नहीं हैं और गिरने की वजह से उसे और चोट आ गई है। सूरज बोला, ये क्या कह रहा है तू? भाभी को देखकर तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। हम लोगों से अच्छे से बात कर रही थी तो मुझे लगा कि वो ठीक है। शिवम बाथरूम से बाहर आते हुए, और हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि शिवानी भी उनको जानती है। रुद्रांश बोला, शिवानी से पूछा नहीं कि वो अद्विका को कैसे जानती है? सूरज बोला, पूछा था लेकिन भाभी अंदर चली गई और हम लोग भी शिवम के साथ आ गए। शिवम बोला, बाद में पूछ लेंगे। ये तो और अच्छी बात है ना कि हम तीनों की वाइफ एक दूसरे को जानती हैं। रुद्रांश मुस्कुरा देता है। अद्विका रात का डिनर सबके साथ बैठकर ही करती है। कल मेहंदी और संगीत और परसों शादी थी। शीतल और शिवानी अद्विका के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। साथ में उनकी और भी कजिन थी। अद्विका बोली, शीतल तुम्हारी शादी किससे हो रही है? शीतल बोली, क्या तुमने अभी तक लड़के को नहीं देखा? अद्विका बोली, नहीं यार, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी तुम दोनों के बीच में पर्दा लगा हुआ था और हल्दी वाले चेहरे में कौन पहचान में आता है? शिवानी बोली, मेरे भाई से शादी हो रही है, ये मेरी होने वाली भाभी हैं। अद्विका बोली, अच्छा तुम्हारे भाई क्या करते हैं? शिवानी, उन्होंने अपनी कंपनी खोली है। अद्विका बोली, शीतल, रुद्रांश और सूरज को तुमने इनवाइट किया है? शीतल मुस्कुराते हुए, नहीं, वो मेरे होने वाले हस्बैंड की तरफ से हैं। अद्विका बोली, तुम्हारे हस्बैंड उन लोगों को कैसे जानते हैं? शिवानी बोली, क्योंकि वो दोनों मेरे भाई के दोस्त हैं। अद्विका बोली, अच्छा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो शिवम के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अद्विका भी दवा लेकर लेट जाती है। अद्विका के सोने के बाद रुद्रांश कमरे में आता है। उसने होटल के मैनेजर से उस कमरे की दूसरी चाबी अपने पास रखी थी। इस समय 1 बज रहे थे। रुद्रांश अद्विका के सिरहाने बैठा उसके चेहरे को देखता हुआ बेड से टेक लगाए सो जाता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।